दोस्तों अनस कलेक्शन में हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, अगर हम आपको ये बताएं कि एक ऐसी जॉब है जिसे करने से 12 लाख डॉलर यानी कि 33 करोड़ रुपए सालाना अदा किए जाते हैं तो यकीनन आप हैरान रह जाएंगे और आप जरूर इस जॉब के बारे में जानना चाहेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये जॉब है उस लाइट हाउस को गार्ड करने की जो कि समुद्र के बीचों बीच मौजूद है। नाज़रीन, इस जॉब में आपका कोई बॉस नहीं होगा जो आप पर नजर रख सके। जब मर्जी सोएं, जब मर्जी उठें, फिशिंग करें और व्यू एंजॉय करें। बस आपका काम ये है कि इस बात को यकीनी बनाना कि लाइट हाउस के ऊपर वाली लाइट सही से काम करती रहे। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि यार 33 करोड़ रुपए सिर्फ एक लाइट को ऑब्जर्व करने के मिलेंगे तो इससे बेहतर तो और कोई नौकरी नहीं हो सकती। लेकिन दोस्तों ये इतना आसान और सीधा नहीं है जितना कि सुनने में लगता है। दरअसल नाज़रीन, दुनिया की सबसे ज्यादा खतरनाक जॉब ह्यूमन लाइट हाउस को गार्ड करना है। इससे पहले कि आप इस जॉब के लिए अपनी CV सेंड करें, ये बात जरूर जान लें कि यहाँ आपके साथ गपशप लगाने या काम करने के लिए कोई बंदा नहीं होगा। इस लाइट हाउस को गार्ड करने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी होगी। इसीलिए इस जगह को लोनलीनेस प्लेसेस में भी शुमार किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बहुत ही ज्यादा खतरनाक तूफान आते हैं और तूफानी लहरों का तो ये आलम होता है कि वो टावर की हाइट से भी 10 मीटर ऊंचाई तक टकराती हैं, जिसकी वजह से इस लाइट हाउस को गार्ड करने वाले की जान जाने का खतरा भी हो सकता है। वीडियो में नजर आने वाला मंजर एक रेस्क्यू ऑपरेशन का है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाइट हाउस कीपर कैसे तूफान में गिरा हुआ है। अगर ये तूफानी लहरें पूरी तरह से लाइट हाउस को कवर कर लेती तो इसकी जान को भी खतरा हो सकता था। वैसे इस अजीबोगरीब जॉब के बारे में जानने के बाद आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस लाइट हाउस को बनाया ही क्यों गया और ये लाइट हाउस की लाइट के पीछे ऐसी क्या वजह है कि इसे कभी भी बुझना नहीं चाहिए। इसके लिए हमें पहले ये जानना होगा कि लाइट हाउस की शुरुआत कैसे हुई। नाज़रीन, मज़ीद वीडियो की जाने बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने अनस कलेक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को भी जरूर दबाइए ताकि आपको हमारी अगली आने वाली तमाम वीडियोस फौरन मिल जाया करें। नाज़रीन, ये बात है उस कदीम ज़माने की जब सफ़र करने के लिए ना तो कोई प्रॉपर रोड्स हुआ करते थे और ना ही कोई गाड़ियाँ। उस वक्त लंबा सफ़र करने का सबसे बेस्ट तरीका पानी हुआ करता था। उसी ज़माने में एक बंदा था जिसका नाम था कैप्टन मार्कस, जो कि एक अजीम सेलर था और अपने खतरनाक समुद्री सफरों की वजह से जाना जाता था। दोस्तों एक रात कैप्टन अपनी शिप पर एक बहुत ही तारीकी वाली जगह से गुजर रहा था कि अचानक उनका शिप पानी में मौजूद बड़ी चट्टानों से टकरा जाता है। उस जमाने में कि उनके शिप्स लकड़ी से बने होते थे तो रॉक से टकराने की वजह से कैप्टन मार्कस के शिप में सुराख हो गया और वो उलट गई। उस हादसे में काफी नुकसान उठाने के बाद कैप्टन मार्कस ने इस मसले का कोई हल सोचना शुरू किया जो कि उन्हें इस तरह के खतरों से वार्न कर सके। नाज़रीन, ये तो हो गई एक प्रॉब्लम कि कैसे इन चट्टानों से बचा जाए। अब बात करते हैं दूसरी प्रॉब्लम की। दोस्तों आप तो ये जानते ही हैं कि समुद्र बहुत बड़ा है और पैसिफिक ओशन की तो हद का कोई अंदाजा ही नहीं। अगर हम पूरी दुनिया की जमीन यानी 7 कॉन्टिनेंट्स को मिलाकर एक जगह इकट्ठा कर दें तो भी पैसिफिक ओशन ज्यादा बड़ा होगा। नाज़रीन, जब पुराने जमाने में सैलर्स इस ओपन ओशन में सफर करते थे तो उन्हें कुछ भी आइडिया नहीं होता था कि अगली जमीन कितनी दूर है और उसका रास्ता किस तरफ है। नेविगेशन उस दौर में दुनिया का सबसे बड़ा मसला था। आज के मुकाबले में उस वक्त GPS या कोई और एडवांस सिस्टम तो मौजूद नहीं था जो सैलर्स को उनकी मंजिल की तरफ गाइड कर सके। जी हाँ, उस वक्त फिर सैलर्स सूरज, सितारों और कुछ बेसिक टूल्स की मदद से अपनी मंजिल का तयन किया करते थे और उस दौर में नेविगेशन की वजह से कई और मुसीबतें भी आ जाया करती थीं, जैसे कि कैप्टन एलिस जो कि अपने क्रू के साथ पैसिफिक ओशन क्रॉस कर रहे थे और रात में एकदम से बादल आ जाते हैं और जिसकी वजह से सितारे छुप जाते हैं और इन्हीं सितारों को देखकर कैप्टन एलिस रास्ते का पता लगा रहे थे। और जब सितारे छुप जाते हैं तो समंदर के इस हिस्से में शदीद तूफान आने की वजह से वो लोग रास्ता भटक जाते हैं और जब सुबह होती है तो वो लोग ओपन ओशन में लॉस्ट हो चुके थे। क्रू के पास ना ही कुछ खाने के लिए बचा था और ना ही पीने के लिए। भूख और प्यास की वजह से क्रू के मेंबर्स निडाल हो चुके थे और बहुत तगदों के बाद कैप्टन जमीन का तयन कर लेते हैं और वहाँ पर स्टे करते हैं। लेकिन इस सब के दौरान उनके मुतअद्दिद क्रू मेंबर्स अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। ये वो टाइम था जब दुनिया के सबसे पहले लाइट हाउस की इब्तिदा होने वाली थी। उस वक्त इजिप्ट में मेडिटेरेनियन सी के साथ था एंशिएंट सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया, जिसका रूलर था पेटोलमी II फिलाडेल्फियस। ट्रेड कल्चर के लिए उसका किंगडम उस वक्त एक प्रॉपर हब था, लेकिन इस किंगडम के लिए सबसे बड़ा मसला इसकी लोकेशन का था। अगर आप वीडियो में नजर आने वाले मंजर को गौर से देखें तो शहर तक पहुंचने के लिए आपको इस रास्ते से गुजरना पड़ता था और इस रास्ते के इर्द गिर्द बेशुमार भारी भरकम पत्थर मौजूद थे। जब ट्रेड करने वाली शिप्स रात के वक्त उस जगह से तेज रफ्तारी से गुजरती थीं, तो पानी के नीचे मौजूद नोकदार पत्थरों से टकराने के बायस ये शिप्स डूब जाती थीं और इनका कार्गो माल भी जाया हो जाता था, जिसकी वजह से इनके किंगडम को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। किंग फेटोलमी ने अपने किंगडम की ट्रेड रूट की सेफ्टी के लिए उस वक्त के एक्सपर्ट और ब्रिलियंट आर्किटेक्ट सोस्ट्रेटस ऑफ कैनेडस को बुलवाया और उससे इस मसले का सोल्यूशन तलब किया और फिर उन्होंने एक जबरदस्त प्लान तैयार किया कि एक रोशनी का बड़ा सा मीनार बनाया जाए जो कि शिप्स को महफूज रास्ते की जानिब गाइड किया करेगा।
گا اور ساتھ ہی ساتھ وہ شپس کو پانی کے نیچے موجود خطرے سے بھی آگاہ کرے گا۔ سو اسٹریٹس نے اپنی لگن کے ساتھ کام تو شروع کر دیا، لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ جو چیز وہ بنانے جا رہے ہیں وہ اس دور کا ون آف دی گریٹسٹ انجینئرنگ مارول بنے گا۔ الیگزینڈریا کا یہ لائٹ ہاؤس، جسے دی فیروس آف الیگزینڈریا بھی کہا جاتا ہے، الیگزینڈریا کے ساحل پر آئی لینڈ آف فیروس کے اوپر یہ لائٹ ہاؤس چمکتی ہوئی بلندیوں پر پہنچ گیا۔ اس کی ہائٹ 384 فٹ تھی اور اسے سفید ماربل سے بنایا گیا تھا۔ اس لائٹ ہاؤس کے اوپر بہت بڑی آگ جلتی تھی، جس سے ہر وقت آئل اور لکڑی کی سپلائی ملتی رہتی تھی۔ اس لائٹ ہاؤس کو دنیا کے 7 قدیم عجوبوں میں سے ایک بھی مانا گیا تھا، لیکن یہ لائٹ ہاؤس صرف اپنے سائز کی وجہ سے امیزنگ نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے اس کا اعلیٰ ترین ڈیزائن بھی تھا۔ سو اسٹریٹس نے لائٹ کو مزید بڑھانے کے لیے مرر اور لینزز کا سسٹم بھی بنایا تھا۔ جیسے ہی لائٹ ہاؤس بننے کی خبر پھیلنا شروع ہوئی تو دور دراز کے علاقوں کے سیلرز نے بھی سکون کا سانس لیا۔ اب ان لوگوں کو اس لائٹ ہاؤس کی وجہ سے الیگزینڈریا کے پاس پتھریلے پانی کو نیویگیٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ سیلرز کے لیے دنیا کا یہ پہلا لائٹ ہاؤس سیفٹی کا ایک سمبل بن گیا تھا، اور پھر یہاں سے لائٹ ہاؤس کا کنسیپٹ پوری دنیا میں پھیلا۔ ناظرین، پہلے تو یہ لائٹ ہاؤس سمندر کے کناروں پر بنا کرتے تھے، لیکن جب وقت کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں ٹریڈز بہت زیادہ ہو گئیں تو سمندر کے بڑی ٹریڈ روٹس میں راکس جہاں پانی کے زیادہ قریب ہوتی تھیں اور جن چٹانوں سے شپس کو زیادہ خطرہ ہوتا تھا کہ یہ کہیں ان کو ڈبا نہ دیں، تو ایسی جگہوں پر بھی لائٹ ہاؤس بننا شروع ہو گئے۔ اسی وجہ سے سمندر کے بیچوں بیچ ڈفرینٹ لوکیشنز پر آپ کو یہ لائٹ ہاؤس دیکھنے کو ملیں گے۔ شروع میں ان لائٹ ہاؤسز پر آگ جلتی تھی، لیکن یہ کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں تھی کہ روز لکڑیاں، آئل اور کول کو استعمال کیا جائے۔ اس کے بعد کینڈلز، گیس لیمپس اور آئل لیمپس مارکیٹ میں آ تو گئے، لیکن ان کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کی آگ کی لائٹ اتنی زیادہ برائٹ نہیں ہوتی تھی جسے میلوں دور سے جہاز دیکھ سکے۔ اس کے بعد جب الیکٹریسٹی پروڈیوس ہوئی اور لائٹ بلب کی انوینشن ہوئی تو یہ لائٹ ہاؤسز بھی الیکٹرک بلب پر شفٹ ہونا شروع ہو گئے، کیونکہ ان کی لائٹ زیادہ ہوتی تھی۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس سب کے باوجود لائٹ ہاؤس اس روشنی کو میلوں دور تک کیسے ریفلیکٹ کرتے ہیں؟ اس کا جواب ہے کچھ مخصوص لینزز میں۔ ناظرین، سن 1800 تک ان ریفلیکٹرز کو لائٹ سورس کے پیچھے لگایا جاتا تھا، لیکن پھر اس ٹائم کے انجینئرز پر ایک دلچسپ انکشاف ہوتا ہے کہ اگر لینزز کو لائٹ کے سامنے رکھا جائے تو لائٹ کو اور زیادہ فوکس کیا جا سکتا ہے، جس سے روشنی دور تک پہنچ سکتی ہے۔ لیکن اس میں مسئلہ یہ تھا کہ جتنا موٹا لینس ہوگا اتنی ہی کم لائٹ ہوگی۔ تو یہاں پر انٹری ہوتی ہے فرینچ فزیشین اور انجینئر فرینل کی، جن کے پاس بڑا ہی زبردست سولوشن تھا۔ انہوں نے ایک تو لینس کو باریک کر دیا اور اس کے ڈیزائن کو اس طرح بنایا کہ ساری لائٹ ایک ہی پوائنٹ پر فوکس کر رہی تھی۔ آج زیادہ تر لائٹ ہاؤسز میں فرینل لینزز ہی استعمال ہوتے ہیں۔ اس انوینشن نے لائٹ ہاؤسز کے لیے ایک انقلاب برپا کر دیا اور اس لائٹ کو میلوں دور سے بآسانی دیکھا جا سکتا تھا۔ تو اس طرح ان لائٹ ہاؤسز کی مدد سے شپس کو خطرے کا بآسانی پتہ چل جاتا تھا۔ دوستو، وہ جس جاب کا ذکر ہم نے ویڈیو کے شروع میں کیا تھا کہ جومین لائٹ ہاؤس میں رہنے کے لیے 33 کروڑ روپے پے کیے جائیں گے، تو کیا یہ سب جاننے کے بعد بھی آپ یہ جاب کرنا چاہیں گے؟ ہمیں کمنٹ میں یہ ضرور بتائیے گا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے گا اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔